देखिए यहाँ अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, कल परमाणु क्रमांक की बात करी थी, आज परमाणु के द्रव्यमान संख्या की बात कर रहे हैं या परमाणु भार की बात कर रहे हैं। परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट की बात कर रहे हैं। कल हम लोगों ने एटॉमिक नंबर की बात करी थी परमाणु क्रमांक की, आज एटॉमिक वेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक परिभाषा है जिसे डायरेक्ट आपको रटना है, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा याद करना है। इस तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो ये प्रदर्शित करता है कि तत्व के एक परमाणु का औसत भार कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितने गुना भारी। देखिए हमने क्या करा है, हमने कार्बन 12 को दिया, कार्बन के कई समस्थानिक होते हैं, हमने कार्बन का समस्थानिक लिया है 12, कार्बन 12 जिसका परमाणु का जो द्रव्यमान है वो एग्जैक्ट 12 तो 12 अगर 1/12 कटोगे तो ये 12वां भाग हो गया, यानी इसका 1 आ गया, है ना। तो 1/12 भाग से कोई भी परमाणु कितना भारी है या कितना हल्का, ये हमें बताएगा क्या, उसका परमाणु द्रव्यमान बताएगा। यानी कि उसका परमाणु भार कितना है, आप कंपेयर करोगे कार्बन 12 के एक परमाणु को उस तत्व के एक परमाणु का जो औसत भार है उससे कंपेयर करो, तुलना करोगे 12 से, तो में निकल जाएगा द्रव्यमान संख्या। आपको सिर्फ ये परिभाषा डायरेक्ट याद रखना है, क्या करना है, एग्जैक्ट याद रखना है। ये परिभाषा सीधी परिभाषा मिल जाएगी तो परिभाषा लिखी। इसके अलावा जैसे हमने आपको कल परमाणु क्रमांक याद कराए थे, हाइड्रोजन हीलियम बीसियम बेरियम बोरॉन कार्बन करके 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही इनके द्रव्यमान संख्याएं भी होती हैं। वो द्रव्यमान संख्याएं हर किसी की अलग अलग होती है। जैसे कार्बन 12 की कितनी होगी द्रव्यमान संख्या, 12 होगी, है ना। ऐसे ही अगर ऑक्सीजन का कहा जाए, याद रखिएगा ऑक्सीजन 19, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। सोडियम कहने होता है 23, ठीक है। ऐसे मैग्नीशियम 24, ऐसे ही परमाणु की द्रव्यमान संख्याएं होती है। सल्फर का होता है 32, जितने बता रहे हैं उतने आपको याद होना चाहिए द्रव्यमान संख्या है। सल्फर की 32 होती है, ये द्रव्यमान संख्या है यानी एटॉमिक वेट, ठीक है। वो क्या थे, एटॉमिक नंबर थे। द्रव्यमान संख्या को हम लिखते हैं A से, किससे लिखते हैं A, देखिए याद रखिएगा। ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का 8, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 और सोडियम का एटॉमिक वेट कितना हो गया 23। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, सल्फर का एटॉमिक वेट कितना हो गया 32, ये याद रखने वाली चीज है। ऐसे ही क्लोरीन का 35.5 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। इसकी कोई इकाई नहीं, कोई इकाई नहीं, कंपेयर कर रहे हैं ऊपर नीचे सब कट जाएगा तो इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। कैसे क्या यूनिट होगी, कोई यूनिट नहीं, सिर्फ एक संख्या है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या के लिए परमाणु भार क्या है, संख्या, सिंपल, ये याद रखिए, क्लियर है। अब यहीं पे एक बात आती है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, तो उसकी परिभाषा अगर आप हेडिंग डाल देंगे यहीं पे आगे लिखिए ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ये दूसरी हेडिंग हो जाएगी, ठीक है। लिखना है आपको, परिभाषा क्या होगी, किसी तत्व के परमाणु को यदि ग्राम में व्यक्त किया जाए तो वह उसका परमाणु भार, किसी तत्व के परमाणु भार को किसमें व्यक्त किया जा रहा है, ग्राम में व्यक्त किया जा रहा है, तो वह उसका ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। परिभाषा में किसी एक तत्व का 1 ग्राम परमाणु 1 ग्राम परमाणु उस तत्व के 1 ग्राम द्रव्यमान में जितनी मात्रा होती है उसको प्रदर्शित करता है। जैसे अगर हमने कहा ऑक्सीजन का परमाणु का द्रव्यमान कितना है 16 है, तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 16 ग्राम, इसी को ग्राम में लिखते हो तो वो क्या हो जाएगा ग्राम परमाणु द्रव्यमान। समझ में आई बात या नहीं, कोई दिक्कत, तो ये हो गया हमारा। अब बात आती है यहीं पे अगला टॉपिक शुरू होता है कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। एक क्वेश्चन आया अब कि परमाणु जो है वो किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, अस्तित्व में रहते हैं, ठीक, ये क्वेश्चन, और यहीं से हमारा एक नया टॉपिक खुल जाएगा।
क्वेश्चन है कि कोई भी परमाणु है कैसे अस्तित्व में रहता है, एग्जिस्टेंस क्या है उसका, वो कैसे बना रहता है। जैसे हमने कहा कि साहब हाइड्रोजन का एक परमाणु है, क्या ये परमाणु ऐसे ही रहेगा, क्या आपको ऐसे ही दिखेगा क्या ये परमाणु? नहीं, हाइड्रोजन का ये परमाणु इस रूप में नहीं दिखता। ये या तो आयन के रूप में दिख सकते हैं, किस रूप में दिख सकते हैं? आयन के रूप में दिख सकते हैं, या ये अणु के, या ये परमाणु एग्जिस्ट नहीं करेंगे इंडिविजुअल, ये या तो आयन के रूप में दिखेंगे या अणु के रूप में दिखेंगे। जैसे हम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या करा, अकेला एक नहीं है, दो को मिला दिया तो ये हाइड्रोजन गैस के रूप में मिल रहा है, अणु। जब भी आप लिखेंगे हाइड्रोजन को तो H2 लिख देंगे, ठीक है। जैसे H2O है ना, लेकिन इसमें ऑक्सीजन इंडिविजुअल देखिए, यहाँ एक ऑक्सीजन था अलग, इंडिविजुअल नहीं रह सकता, दो हाइड्रोजन के साथ में जुड़ गया, रहने लगा। इंडिविजुअल ऑक्सीजन इस ग्रुप में मिलेगा, वो दो, यानी ऑक्सीजन का ये एक अणु हो गया। ऐसे ही अगर ये 3 ऑक्सीजन के अणु जुड़ता है परमाणु, तो क्या बन जाएगा, ये ओजोन बन जाएगा। इसे क्या कहते हैं हम? ओजोन कहते हैं। समझ में आई बात या नहीं? तो ये किस तरीके से एक दूसरे से सरवाइव कर रहे हैं, समझ में आया? या तो ये अणु बना लेंगे या ये आयन के रूप में रहेंगे। जैसे सोडियम है, NaCl होता है, याद रखिए NaCl होता है, नमक। सोडियम में क्लोरीन के साथ में मिला हुआ था, बस रहे थे दोनों। ये क्या हो गया, एक अणु हो गया। लेकिन जैसे ही इसे पानी में डाला जाता है, ये Na अलग हो जाता है, Cl अलग, सोडियम आयन बन गया, क्लोरीन आयन बन गया। समझ में आएगा क्या नहीं? ये आयन के रूप में एक्सेस करेंगे, समझ में आया? यानी इंडिविजुअल सोडियम Na के रूप में नहीं मिल रहा है, Na या तो Na+ के रूप में मिल रहा है, या किसी के साथ में दूसरे के साथ में कंबाइंड स्टेट में मिल रहा है। तो इस तरह से ये आयन या अणु के रूप में मिलते हैं। अब यहीं से बात खुल जाती है, अगला टॉपिक हमारा आ जाता है क्या, अणु। अब हमारा टॉपिक अगला क्या आता है, अणु। अणु, आयन तो हम आपको पहले बता चुके हैं, आयन कैसे बनते हैं। इलेक्ट्रॉन या तो निकल जाएगा या इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बताया हमने? नहीं बताया तो सुन लीजिए। देखिए, कोई भी परमाणु, उस परमाणु के बीचों बीच में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग कक्षाओं में घूम रहे हैं, ठीक है। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मान लो सोडियम की बात करते हैं, यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं, सोडियम की बात करते हैं। आओ देखो, एक बार जरा ध्यान से देखो, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 11। न्यूट्रॉन हमें अभी पता है, अभी न्यूट्रॉन के बारे में बात पता है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11 ही होंगे। उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। अब 11 इलेक्ट्रॉन कहाँ हो, ये कक्षाओं में रहे। पहली कक्षा का नाम क्या है, दूसरी का एक, और लास्ट वाली N होता है। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है 8, वो 8 हो सकते हैं, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 8। अब 2 और 8 कितने हो गए, 10 हो गए। बचा कितना, 1 2 1 बचा, वो 8, यानी आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब एक नियम आता है, अष्टक नियम। कौन सा नियम है, अष्टक नियम, ऑक्टेट नियम। हर कोई परमाणु ये चाहता है कि हमारे आखिरी कक्षा में बड़े परमाणु, छोटे की बात नहीं कर रहे, हीलियम की बात नहीं कर रहे, लिथियम की बात नहीं कर रहे, बेरिलियम की बात नहीं कर रहे, बड़े परमाणु ये कहते हैं कि आखिरी कक्षा में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8। जैसे आप लोग को भी, आप लोग क्या करते हो, नौकरी करना चाहते हो, पढ़ाई करके नौकरी मिल जाए, यही तो एक हमारा दिमाग माइंड सेट यही है। क्यों, नौकरी मिल जाएगी, हम स्टेबल हो जाएंगे, यही तो है बात। और पैसा आने लगेगा, नौकरी मिल जाए या बिजनेस हो जाए, स्टेबल हो जाए, पैसा आने लगेगा, पैसा आने लगेगा, जिंदगी आसान हो जाएगी। यही तो हमारा एक माइंड सेट यही बना हुआ है नहीं ऐसा, लेकिन बना है। ऐसे ही इनका भी एक माइंड सेट, हर कोई ये चाहता है कि उनके आखिरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8।
अब आखिरी वाले स्टेप में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8। यहाँ कितना है? 1। ये तो बहुराया रहेगा, अभी स्टेबल तो है नहीं। जैसे आप लोग स्टेबल अभी नहीं हो, इसीलिए आप पढ़ रहे हो, कुछ अपना बातें कर रहे हैं पीछे बैठे हुए, है ना? वो स्टेबल नहीं है। जब वो स्टेबल हो जाएंगे पूरी तरह से, बर्बाद हो गए, बातें करते करते बर्बाद हो गए, आप पढ़ते पढ़ते आबाद हो गए, तो क्या हुआ? स्टेबल हो गए। अब कुछ नहीं हो सकता, उनका भी और आपका भी। बिल्कुल ऐसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अभी अनस्टेबल, तो ये सोडियम क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन जाएगा अपन बाहर निकाल। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो आखिरी कक्षा ले गई ये। अब आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? हो गया काम सही, है ना? तो ये इसे भरते कैसे हैं? इसे भरते ऐसे हैं कि इसे जो भरते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लगता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो भरे ऐसे जाता है, ये 2 पहले वाले में, फिर 8 और फिर 1। ये हो गए सोडियम साहब। लेकिन जब उन्होंने एक निकाल दिया तो क्या हुआ? 2 8 एक तो निकल गया। तब क्या ये सोडियम रहेगा? नहीं, अब ये सोडियम आयन। देखिए पहले क्या था? पहले 11 प्रोटॉन थे, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे। दोनों ने एक दूसरे को बराबर कर दिया, दोनों को जोड़ोगे जितना प्लस का है माइनस का है, बराबर कितना आया? 0। क्या कोई चार्ज आया? नहीं आया। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास? एक तो निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन तो 10 हो गए। अब क्या आ जाएगा नेट में? 1 आएगा, प्लस का कि माइनस का? प्लस का 1 बचेगा। तो ये सोडियम क्या हो गया? प्लस का। समझ में आई बात? अब इसको हम क्या कहते हैं? सोडियम आयन। क्या कहते हैं इसे? आयन। बोलो कोई दिक्कत इसमें? सोडियम आयन कैसे बना समझ में आया? यानी जब उसने इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसके ऊपर प्लस आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ? कहीं तो जाना चाहिए, कोई तो लेगा इसे, वो है क्लोरीन साहब। अब क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। वेरी गुड। क्या बता दिया? तो ये क्लोरीन का बना दिया। यहाँ 17 प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन की बात हम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 17 ही होंगे। 1 2 इधर बढ़ती है। क्लोरीन का हो गया 17। परमाणु क्रमांक को नीचे लिखते हैं, 17 2 8 और बचे 7। एक तो बचा 2 8 10 हो गए, बचे कितने? 7। ये तीसरे चले जाएंगे। तो के में आ गए 2, एल में आ गए 7। ठीक है, इन लो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। और फिर आखिरी वाले में कितना जाएंगे? 7। ये 7। ठीक, समझ में आई बात? तो 7 है। अब क्लोरीन ने कहा कि भाई मेरे पास भी 8 होना चाहिए, तभी तो स्टेबल होंगे। अष्टक नियम क्या है? 8 होना चाहिए। ये 1 ले लेगा। जब ये 1 ले लेगा तो क्लोरीन के पास अब 18 हो गए। 18 तो हो नहीं सकते। 2 8 और 8। तब यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने नेट में क्या करा? देखिए अभी क्या थे? 17 थे प्लस के और 17 ही थे माइनस के। जीरो था। लेकिन जब उसने 1 ले लिया तो 18 हो गए माइनस वाले। तो नेट में कितना आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। इसलिए इसके ऊपर माइनस का 1 चार्ज है। अब ये हो गया ऋण आयन, ये हो गया धन आयन। इस तरह से आयन। समझ में आई बात? समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें? आयन कैसे बनते हैं समझ में आ गया? इन्हीं की वजह से ये दोनों एक दूसरे से अब जुड़ जाएंगे। सोडियम और क्लोरीन आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद ये बन गया एक। नहीं समझे बात? अब ये एक दूसरे को भैया देते हैं तो दोस्ती हो गई कि हाँ तुमने हमारा खाना खाया, हमने तुम्हारा खाना खाया, भाई दोस्ती हो गई। अब तो हम दोस्त हैं। तो यहाँ क्या हो गया? ये क्या बन गया? एक अणु। ऐसे ही ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन्स का साझा करता है अणु। ओजोन भी अणु बना। कार्बन डाइऑक्साइड भी अणु। समझ में आई बात? नहीं, आप तीनों एक दूसरे से
साझा हो रहा हो। समझ में आएगा क्या? यही इस वजह से अणु बनते हैं। स्टेबिलिटी के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए अणु, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कैसे ये एक दूसरे को अणु आयन बना रहे हैं। ठीक है, अब जरा समझिए, अणु से ही यहाँ बात आ गई, आगे आ जाती है। तो अणु क्या है? अणु की परिभाषा अगर आई तो क्या लिखेंगे? अणु किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और उसके सारे गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन मिले थे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन ये नहीं कहेगा मैं कार्बन हूँ, मैं तो सॉलिड थी। ऑक्सीजन ये नहीं कहेगा मैं तो ऑक्सीजन हूँ, मैं तो गैस थी। जब दोनों मिल गए तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये स्वतंत्र रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की ही प्रॉपर्टी शो करेगा। ये इंडिविजुअल ऑक्सीजन की और इंडिविजुअल कार्बन की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करेगा। अपने अपने अस्तित्व को खो के ये दोनों अब एक हो गए और अब ये कुछ नया परमाणु बना गया। ठीक है, परमाणु नहीं है वो, अब वो अणु बन गया। नए अणु को स्वतंत्र रूप से रहेगा और ये उसके ही जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की ही प्रॉपर्टी शो करेगा। समझ में आई बात? अब अणु कितने प्रकार के हो सकते हैं? यहाँ हमने बात की अणु, तो अणु जो होते हैं, अभी हम आपको जो दिखाए ये सब अणु जो लिखे हैं ना, NaCl एक अणु है, कार्बन डाइऑक्साइड एक अणु है। तो जो अणु होते हैं ना, अणु कई तरीके के हो सकते हैं। एक परमाणु, द्विपरमाणु, ठीक है, त्रिपरमाणु और बहुपरमाणु। ठीक है, कुछ एक परमाणु भी होते हैं, यानी कि अणु कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ जिनमें सिर्फ एक ही चीज होगी, एक परमाणु कहलाएंगे। जैसे आपने कहा आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये किसी से क्रिया नहीं करेगा। कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ये अक्रिय गैसें क्या है? अक्रिय गैसें। ये किसी से क्रिया नहीं करेंगे और जब ये किसी से क्रिया नहीं करेंगे तो अकेले पड़े रहेंगे एक परमाणु में। द्विपरमाणु में अभी हमने आपको बताया ऑक्सीजन आ गया द्विपरमाणु पे ना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब क्या है? द्विपरमाणु। त्रिपरमाणु में आपके आ जाएंगे ओजोन और फास्फोरस, ओजोन आ जाएगा, ओजोन O3, 3 परमाणु। ऐसे ही आ गया फास्फोरस, फास्फोरस जो है वो चतुष्परमाणु, चतुष्परमाणु। ये कौन हो गया? फास्फोरस P4। ऐसे बहुपरमाणु बहुत सारे हो सकते हैं। तो कौन है? सल्फर। सल्फर के लगभग 8 हो सकते हैं, S8। समझ में आई बात है? तो ये समझ में आया, अणु का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब अणु जो है जो बने अभी जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या था? इंडिविजुअल एक था, ऑक्सीजन का अणु, ये ओजोन का अणु। यहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड में दो अलग अलग परमाणु हैं, एक कार्बन का है और एक ऑक्सीजन का है। तो ये जो बना रहे हैं ये एक यौगिक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? यौगिक। ये किसी यौगिक का अणु, ये किसी यौगिक का अणु। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब किसी एक यौगिक के अणु। ठीक है। जल, जल में क्या है? जल में दो परमाणुओं से मिलकर बना है। जल का जो एक अणु है क्या फॉर्मूला होता है? H2O होता है। इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु और ऑक्सीजन के कितने परमाणु? ऐसे ही अगर बात की जाए अमोनिया, अमोनिया NH3, बताइए किसके से मिलकर बना है?
नाइट्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 3 परमाणु। और ये मिलके अमोनिया का एक अणु। समझ में आई बात या नहीं? कोई दिक्कत इसमें? तो ये चीजें आपको समझ में आई। और ये समान अनुपात में होंगे, हमने आपको जो बताया था, ये एक समान अनुपात में, निश्चित अनुपात में ही मिलेंगे। निश्चित अनुपात का नियम हमने आपको पहला ही दूसरे दिन बताया था, ठीक है? तो ये उसके अनुपात में मिलते हैं और अणु परमाणु के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसके बाद जो अब हमारी जो बात होगी वो बात आयन की भी हो गई है, ठीक है? अब आयन कौन कौन से होते हैं उनकी लिस्टिंग हम कर देंगे, कल बता देंगे आपको। सोडियम आयन में कितने वो इलेक्ट्रॉन देता है, एक देता है, कितने देता है, पूरा लिस्टिंग कर देंगे और फिर संयोजकता के बारे में बात होगी। आज के लिए बस इतना ही।